इस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे और श्रद्धा की इत्तलात के मुताबिक इन दोनों की मुलाकात 10 और 11 बजे के दरमियान मुतवक्की थी। ये 1.5-2 घंटे गुजारना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था, जिसका मुझे फिलवक्त कोई हल नहीं सूझ रहा था। पॉइंट नंबर 2 एक मॉडर्न कॉलोनी का बंगला था, जिसके सामने कॉलोनी का तफरीही बाग बना था और सड़क गुजरती। ये दोनों जगहें मेरे लिए गैर महफूज थी, क्योंकि मेरे अलावा भी कुछ लोग इस चक्कर में जरूर मौजूद थे। ये भी मुमकिन था कि उन्होंने अपनी इत्तलात के लिए हमसे बेहतर ज़राए अपनाए हों, या फिर श्रद्धा जैसी हराफा से ये तवक्को भी की जा सकती थी कि वो डबल क्रॉस कर रही हो। इन दोनों इम्कानात को रद्द भी कर दिया जाए तो भी कम अज कम इस शख्स की तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकता था जो होटल के कमरे तक पहुंच गया था और श्रद्धा जिसकी नजर में आ चुकी थी। इस बात का 100% इम्कान मौजूद था कि इसने शुरू से आखिर तक श्रद्धा पर नजर रखी हुई थी और इसे यहाँ नेपाली के साथ भी मौजूदगी का इल्म हो गया था। एक और ग्रोह की इस मामले में दिलचस्पी का भी इल्म था और मैं ये अंदाजा लगा सकता था कि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे कि इन्हें कम अज कम नेपाली तक पहुँचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ सकती। सबसे अहम बात तो ये थी कि अगर ये मामला मार धाड़ के बगैर हल हो सकता तो मुझे कभी जहमत न दी जाती और मकामी दोस्त ही इसे संभाल ले। कुछ यही थे वो ख्यालात जिन्हें लेकर मैं इस तरफ बढ़ रहा था। करीबन 9 बजे मैं इस तफरीही पार्क के सामने से गुजर रहा था, जिसके एक कोने में बड़े बेंच पर एक शख्स सर झुकाए सिगरेट नोशी में मशगूल था। सड़क के किनारे खंबे से लटकते बीमार बल्ब की जर्द सी रोशनी में मुझे एक और शख्स भी बखूबी दिखाई दे रहा था, जो बज़ाहिर माहौल से बेपरवाह सिगरेट के कश ले रहा था। दो अपने जैसे मुश्तबा इनके अलावा मेरे नजदीक से गुजर चुके थे। अगर कोई खुशफहमी भी इस सिलसिले में थी तो अब वो भी दूर हो चुकी थी। मैं गहरी नजरों से माहौल का जायजा लेता बिल आखिर घूमकर बंगले की पुश्त पर जा पहुंचा, जहां से मुझे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में रोशनी दिखाई दे रही थी। पुश्त वाला हिस्सा मेरी दानिस्त में कदरे महफूज भी था और मकामी दोस्तों के मोहल्ले वकू का जायजा लेकर इस सिमत को मेरे लिए बेहतरीन और महफूज जाना था। मुझे और तो कोई मुनासिब जगह नजर न आई, अलबत्ता एक कोठी के बाहर बने छोटे से बागीचे में, जिसकी चारों कोनों पर घने दरख्त नजर आ रहे थे, घुस गया। मैंने तरबियत के मुताबिक इस जगह को गनीमत जानते हुए खुद को छुपा लिया और अब मेरी नजरें इस कमरे की सिमत खुलने वाली खिड़की पर जमी थी, जहां से लाइन क्लियर का इशारा मिलने वाला था। रात के तकरीबन 10 बजे मेरी मुराद बर आई, जब मैंने एक खातून को खिड़की खोलकर इस में से बाहर झांकते देखा। वो एक मखसूस अंदाज में झुककर दोबारा उठी और खिड़की बंद हो गई। ये इस बात का इशारा था कि श्रद्धा का काम मुकम्मल हो चुका है। इसने दोनों को शराब में गहरी नींद तारी करने वाला सफूफ पिलाकर बेहोश कर दिया है। मैं बिल्ली की तरह दबे पांव बाहर निकला और पुश्त वाली छोटी सी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गया। ये बंगले की निचली मंजिल थी, जिस पर मुकम्मल तारीकी तारी थी। मेरे पांव जमीन पर लगे तो मुझे नमी का एहसास हुआ। मैं लान में कूदा था, जिसे शायद आज ही पानी दिया गया था। मिस्टर नागरक ने अगरचा मुझे बंगले में आमदोरफ्त के रास्तों से कागज पर लकीरें खींचकर आगाही कर दी थी, लेकिन यहाँ अंधेरा इस गजब का था कि ठीक तौर पर सिमत का अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था। चंद सेकंड बाद ही मेरी आंखें अंधेरे में किसी हद तक देखने के काबिल हुई तो मैंने अंदाजे से जहन में बंगले के अंदरूनी नक्शे को दोहराते हुए इन सीढ़ियों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी जो ऊपर जा रही। मैं एक दीवार के साथ साथ चिपका हुआ बरामदे की तरफ खिसक रहा था, जिससे गुजरने के बाद ही मैं इन सीढ़ियों तक पहुंच सकता था। अभी मैं बमुश्किल दीवार के कोने तक ही पहुंचा था, जहां से बरामदे की हदूद शुरू होती थी कि किसी के कदमों की हल्की सी चाप सुनाई। दूसरे ही लम्हे खंजर मेरे हाथ में पहुंच चुका था। दीवार की हद पर पहुंचकर मैंने बरामदे से गर्दन बाहर निकालते हुए नजरें दौड़ाई तो किसी को पंजों के बल सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखा। इतनी दूर से सिवाय पिस्तौल की गोली मारने के इसका और कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इन इब्तदाई मरहले ही में पिस्तौल की फायरिंग का आवाज का खतरा मोल लेने का मतलब सिवाय सारे किए कराए पर पानी फेर देने के और कुछ नहीं होता। इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने और अपने करीब लाने का भी इस वक्त मुझे कोई मुनासिब तरीका नहीं सूझ रहा था। मैंने बादल ख्वास्ता इसे आगे निकल जाने दिया और जैसे ही इसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा मैं बरामदे में जा घुसा। ये सीढ़ियां कुछ इस अंदाज में बनी हुई थी कि 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद बरामदे का मंजर दिखाई नहीं दे सकता था। मैं बगैर आवाज पैदा किए पंजों के बल तेजी से चलता दूसरे ही लम्हे सीढ़ियों के नजदीक जा पहुंचा और पहला पांव इन पर रखा। अब इस तरह से मैं उस शख्स के ताक़ुब में सीढ़ियां फलांग रहा था। इन सीढ़ियों का खात्मा इस बालकनी पर होता था, जिसकी एक तरफ इन कमरों की कतार थी, जिनमें से एक में श्रद्धा ये ड्रामा रचाए मेरी मुंतजिर थी। मेरे आगे जाने वाला बालकनी
روشنی سے آہستہ آہستہ اس کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس وقت میں بالکل آخری سیڑھی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابھی میں نے آخری سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک دلزوز چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ اتنی اذیتناک تھی کہ جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور میں وہیں سیڑھیوں پر دیوار سے چپک گیا۔ اس کے ساتھ ہی بالکنی میں جلتا انتہائی محدود روشنی کا بلب بھی بجھ گیا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے بنگلے میں ایک طوفان بدتمیزی در آیا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے گھوما اور جیسے نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے وہاں ایک کونے میں بڑے سلیقے سے سجائی گئی کین کی ہلکی پھلکی چاروں کرسیاں اٹھا کر سیڑھیوں میں رکھ دی تاکہ اوپر آنے والوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکے، اور بڑی تیزی سے سیڑھیوں اور بالکنی کے درمیان والا دروازہ بند کر کے اس کا بولٹ چڑھا دیا۔ اب میں بڑی تیز رفتاری سے آواز پیدا کیے بغیر دیوار سے چپکا اس کمرے کی سمت بڑھتا جا رہا تھا جس کی روشنی بجھ چکی تھی۔ شاید کسی نے نیچے سے فیوز اڑا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی لمحے میں نے خود کو نارمل بھی کر لیا تھا۔ اب میں کسی بھی پیش آمد طوفان کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تیار تھا۔ ایک لمحے کے نوٹس پر کچھ بھی کر گزرنے والا کمانڈو بن چکا تھا۔ بڑی مضبوطی سے میں نے اگلا قدم اٹھایا تھا۔ ابھی وہ مشکل 5-6 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میرا پاؤں کسی جسم سے ٹکرایا اور میں گرتے گرتے بچا۔ اندھیرے ہی میں جھک کر میں نے جائزہ لیا۔ یہ کسی عورت کی لاش تھی۔ قتل تازہ ترین نظر آ رہا تھا جس کا اندازہ مجھے اس کے جسم کی گرمی سے ہوا۔ یقیناً یہ شردا ہی تھی۔ چیخ کا مطلب بخوبی میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میرے پیش رواں نے اس خنجر کا نشانہ ہی بننا تھا۔ آدمی یا تو اناڑی تھا یا پھر جلدی میں اس نے صحیح پوزیشن نہیں لی تھی، ورنہ اس کے منہ سے آواز کبھی نہ نکلتی اور بنگلے میں مختلف کونوں خدروں میں چھپے باقی شکاری بھی ہوشیار نہ ہوتے۔ میں بڑی پھرتی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا جس کے اندر وہ شخص شاید پینسل ٹارچ روشن کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب میں تیز دل کی دھڑکنوں سے اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے نیچے موجود باقی لوگوں کے اوپر آنے کے امکانات موجود تھے، اور بالکنی والے دروازے کی مضبوطی کا تو مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ 2-3 زوردار دھکے اس کے کیل قبضے اکھاڑنے کے لیے کافی تھے۔ اندر داخل ہونے والا انتہائی افراتفری اور جلدی میں تھا کہ اس نے دروازہ بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی پینسل ٹارچ کی رینگتی ہوئی روشنی کی لکیر یہاں سے بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے کے کونے سے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے خنجر پکڑے میں اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ اس انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے، کیونکہ دوسری طرف اب سیڑھیوں سے اٹھنے والا شور کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اندر موجود شخص نے بھی، جس کا کان یقیناً میری ہی طرح باہر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے، یہ شور سن لیا تھا، کیونکہ اب وہ تیزی سے باہر آ رہا تھا۔ شاید گورے مقصود اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ میری زد میں آیا، میرا ایک ہاتھ پشت سے بل کھا کر اس کے منہ پر ٹکا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا۔ قریباً آدھا منٹ تک میں نے اسے اپنی گرفت میں لیے رکھا تاکہ اس کے منہ سے یا تڑپنے مچلنے سے کوئی آواز پیدا نہ ہو سکے۔ اس سے زیادہ دیر اس کے زندہ رہنے کے امکانات نہیں تھے، کیونکہ خنجر ایک بہت ہی مہلک زہر میں بجھا ہوا تھا اور اس کا شکار لمحوں میں قید حیات سے رہائی پا جاتا تھا۔ خنجر اس کے جسم سے نکال کر میں نے ماہر قصابوں کی طرح شکار کے کپڑوں سے صاف کیا اور دوبارہ اسی جگہ چھپا کر اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو ایک لفافہ برآمد ہوا جس میں موجود رول کا احساس مجھے ہو گیا تھا، لیکن اپنی تفشی کے لیے میں نے کمرے کے اندر گھس کر اس کی دوسری جیب سے برآمد شدہ پینسل ٹارچ کے ذریعے لفافے کا جائزہ لیا اور اس میں موجود مائکرو فلم دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ میں نے لفافہ فوراً جیکٹ میں محفوظ جیب میں منتقل کر دیا۔ ٹارچ گھما کر میں نے کمرے کی فضا دیکھنی چاہی۔ دونوں گدھے ایک صوفے پر گہری نیند میں مبتلا تھے۔ ان کے سامنے میز پر رکھی شراب کے قریباً 2 خالی جام بھی دکھائی دے رہے تھے۔ شردا بیچاری اپنی سی کر گزری تھی۔ ابھی میں نے ٹارچ بجھا کر ایک کونے میں پھینکی ہی تھی کہ دڑ دڑ بالکنی کے دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنائی، جس کا مطلب تھا کہ دشمن سر پر آ پہنچا ہے۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ جیب سے لائلون کی مضبوط ڈوری نکالی، میز پر کھڑا ہو کر اسے پنکھے میں پھنسا کر اس کی مضبوطی کا جائزہ لیا اور اس کا دوسرا سرا کھڑکی کے ساتھ باہر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور بالکنی دوڑتے قدموں کی آوازوں سے دھمکنے لگی۔ میں ان کی آمد سے پہلے ہی باہر لٹک چکا تھا اور بڑی مہارت اور تیزی سے دیوار پر پاؤں جماتے نیچے اتر رہا تھا۔ میں نے واپسی کے لیے وہی راستہ منتخب کیا جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ خیریت یہ گزری کہ ابھی اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا اور کمرے میں کسی کے داخل ہونے سے پہلے اس طرف ان کو خیال کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے بڑی تیز رفتاری سے دیوار پھلانگی اور اس بنگلے کے خاتمے پر اس ڈسٹ بن تک پہنچ گیا جو میرا ڈیڈ ڈراپ تھا۔ اس ڈسٹ بن میں کالونی کے لوگ کچرا وغیرہ پھینکتے تھے اور اس کے ایک کونے میں
मेरे साथियों ने छोटा सा बाज़ाहिर ना नजर आने वाला गड्ढा खोद रखा था। यही डेड ड्रॉप, वो जगह जहां जासूस कोई डॉक्यूमेंट वक्ती तौर पर छुपा देते हैं और उनका दूसरा साथी इसे वहां से हासिल कर लेता है, मुकर्रर हुआ था। मैंने लिफाफा गड्ढे में रखा और करीब रखे हुए पत्थर से इसे ढांप दिया। यहाँ जिंदगी सुबह 9 बजे के बाद ही बेदार हुआ करती थी और मुझे इल्म था कि सुबह हमारा कोई साथी जॉगिंग के बहाने घूमते हुए इस तरफ आएगा, वो गौहरे मकसूद यहाँ से हासिल कर लेगा। शायद अंदर होने वाले हंगामे की आवाजें बाहर नहीं आई थी, या फिर यहाँ किसी के पास ऐसी आवाजों पर कान धरने की मोहलत नहीं, क्योंकि किसी बंगले की खिड़कियों से अभी किसी तरफ से किसी चेहरे को झांकते हुए मैं नहीं देख पाया। वापसी के सफर के लिए मैंने सड़क पर चलने के बजाय बंगलों की दीवार के साथ साथ तय करने का फैसला किया और बजाय भागने के मामूल की रफ्तार से ही चलता रहा, ताकि किसी को ख्वामख्वाह शक न हो जाए। अभी मुश्किल चंद गज ही चल पाया था कि अचानक छठी ईंट ने चीख कर किसी खतरे की निशानदेही की और इसके साथ ही एक गोली शायंग की आवाज पैदा करती कान के बिल्कुल करीब से गुजर गई। मैं फौरन जमीन से चिपक गया और तेजी से कोहनियों के बल रेंगना शुरू कर दिया। फायरिंग करने वाला शायद कहीं रुक कर मुझ पर गोलियां बरसा रहा था, क्योंकि इसके बाद मेरे ताक़ुब में लपकने वाली गोलियां अब मुझसे कुछ फासले पर ही दम तोड़ने लगी थी। जब मुझे यकीन हो गया कि अब मैं फायरिंग की रेंज से निकल चुका हूं, तो मैं उठकर महफूज अंदाज में कदरे तिरछे भागना शुरू हो गया। भागते हुए जहां मुझे इस बात का बखूबी इल्म था कि अब तो सोए मुर्दे भी जाग गए होंगे, वहाँ एक एहसास ये भी रह रहकर मेरे जहन में सर उठाकर मुझे दिलासे दे रहा था कि मेरे साथी मेरे इस हालात से लाइल्म नहीं होंगे। अब चूंकि मैं खतरे की हदूद से निकल चुका था, वो जरूर मेरी मदद को आएंगे। यही थे वो एहसासात जिसके जेरे असर मैं इस कार को देख कर ठिठक गया, जो अंधेरे के एक कोने से निकलकर मेरे साथ साथ रेंगती कुछ फासले पर जाकर खड़ी हो गई थी। कम इन, मुझे एक आवाज सुनाई दी और बड़ी फुर्ती से दरवाजा खोलकर अगली सीट पर ड्राइवर के साथ जा बैठा। गाड़ी में सवार ड्राइवर के और कोई नहीं था। मेरे बैठते ही जिसका इंजन स्टार्ट था तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी। ड्राइवर खासा मशाक दिखाई देता था। अकेले ही चले आए हो, अपनी इसको तो ले आते। ये फिक्रा ड्राइवर के मुंह से निकला। मुझे यूं लगा जैसे सीट के नीचे लगे ताकतवर स्प्रिंगों ने मुझे अचानक फजा में उछाल दिया। मैं तो सुन होकर ही रह गया था, लेकिन चंद सेकंड के लिए। ड्राइविंग करने वाली ने अपना चेहरा करीबन छुपा रखा था। इसने जैकेट के बड़े बड़े कॉलर उठाए हुए थे और इनमें मौजूद तारीकी ने इसकी मोहलत ही ना दी थी कि मैं इसके दर्शन कर सकूं। अचानक ही कार के अंदर एक बत्ती रोशन हो गई। अंदर लगे शीशों में अब मैं बखूबी इसका चेहरा देख सकता था। वो रेखा थी, वही रेखा जिसकी तस्वीर दिखाते हुए इंटेलिजेंस के कर्नल साहब ने मुझे ताकीद की थी कि इस औरत को कभी औरत समझकर नजरअंदाज करने की गलती न करना। मैंने इसके मुंह से नवाला छीना था और ऐसी बौखलाई हुई शेरनी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। वो कुछ भी कर सकती थी। मैंने खुद को जहनी तौर पर किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। अंदाजे की जो गलती मुझसे हुई थी और अब इसको मैं अपने साथियों की तरफ से भेजी जाने वाली इमदाद समझकर इस कार में सवार हो गया था, अब इसका खुमियाजा मुझे भुगतना था। मैंने सोचा बौखला कर सूरत हाल को बिगाड़ने के बजाय मुझे जमकर हालात का मुकाबला करना है। यूं भी मुझे बहरहाल ये इत्मीनान हासिल था कि गौहर मकसूद हमारे हाथ लग चुका है और तशद्दुद से या किसी और हरबे से खुदा के फजल से मुझे सुबह 9 बजे तक डेड ड्रॉप का भेद नहीं उगलवा सकता। अरे वाह, मैंने चहकना चाहा। इस तरह अचानक मुलाकात भी कभी कभी कितनी अजीब और खूबसूरत लगती है। सिर्फ अजीब खूबसूरत नहीं, इसकी आवाज कदरे संजीदा थी। क्या मतलब है रेखा दीदी? मैंने हवा में तीर चलाया कि वो अपनी पहचान पर बौखला जाए। एन इसी लम्हात एक राइफल की ठंडी नाल गर्दन से आ लगी। मिस्टर, ज्यादा चालाकियां मत दिखाएं। पिछली सीट से किसी ने वार्निंग दी। आपका तारुफ। मैंने अभी गर्दन को जरा सा भी खम दिया था कि अचानक नाली का दबाव गर्दन पर पड़ गया और मुझे इस पोजीशन में वापस आना पड़ा। यहाँ ज्यादा जोकर बनने की कोशिश न करना मिस्टर। जो कोई भी हो तुम, अगर किसी खुशफहमी में मुब्तला हो तो कोशिश करके देखो, रेखा ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। मुझे तो कोई खुशफहमी नहीं है मिस, लेकिन आपको गलतफहमी होने लगी है। शटा। पीछे बैठे गुंडे ने मेरा फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही मुझे डांट दिया। यार तुम क्यों बीच में बोलते? मैं जानता था कि वो मुझे फिलवक्त मारना नहीं चाहते। अगर इनको इस बात का इल्म है कि मैंने माइक्रो फिल्में उड़ाई हैं, तो वो मुझे हर सूरत जिंदा रखेंगे, कम से कम इस वक्त तक जब तक इन्हें ये फिल्में न मिल जाए। ये सिर्फ बोलता ही नहीं, हाथ भी चला सकता है। इस मर्तबा रेखा ने जवाब दिया। अच्छा। मैंने बड़ी हैरत जाहिर करने की एक्टिंग की। अगर हुक्म हो तो मैडम। पीछे से आवाज आई, जो किसी इंसान की कम और शाम की फुनकार ज्यादा सुनाई पड़ती थी। अगर इस कुत्ते को उतारो तो हम ढंग की बात कर
पाएंगी। मैंने इसे तैश दिलाने का हरबा आजमाया। हमारे मामलात में टांग अड़ाने की कम से कम सजाए मौत है और तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। इसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे बशारत दी। इसके साथ ही इसने एक पाँव मेरे पाँव पर दबाया। मैं इसका मतलब बखूबी समझ गया था। शायद वो अकेली ही सौदेबाजी के चक्कर में थी। मेरा हवा में चलाया हुआ तीर ऐन निशाने पर लगा था। फिलहाल तो मुझे इसके साथी से निजात हासिल करनी थी। कैसा मामला? मैंने बड़े तमस्खर से कहा। अभी जान जाओगे, रेखा बोली। अगर ऐसे पिल्लों के सर पर अकड़ रही हो तो जरूर समझ पाओगी। मैंने फिजा हमवार की। मिस्टर, तुम मुझे तैश दिला रहे हो। मैं अकेली तुम जैसे 10 गधों को अपने तलवे चाटने पर मजबूर कर सकती। मैं शानदार अदाकारी कर रही थी। वो मैं जानता हूँ तुम्हें, पतली बाई, इंडिया की मशहूर डाकू औरत। मैंने इसे चिढ़ाया। शट अप, मैं तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच लूंगी। ये कहकर इसने बाएं हाथ को घुमाया और जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। लेकिन जब्त करना पड़ा कि ये भी ड्रामे का ही हिस्सा मालूम होता था। इसके साथ ही कार की ब्रेकें चिरचिराई और गाड़ी रुक गई। तुम नीचे उतरो और अड्डे पर पहुंचो, मैं खुद इसे लेकर आती हूँ। इसने पीछे बैठे अपने साथी की तरफ गर्दन घुमाकर इसे हुक्म दिया। लेकिन देवी जी, इसके साथी ने हल्का सा एहतजाज किया। शट अप एंड गेट आउट। रेखा की आवाज में छलकते कहर ने इसे मजीद कुछ कहने की मोहलत ही न दी और वो अपनी राइफल समेत नीचे उतर गया। इसके साथ ही कार तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई। क्षमा करना, इसके उतरते ही इसने माजरत की। ओह, कोई बात नहीं, अपने धंधे में सब चलता है। मैंने बेशर्मी से दांत निकाले। किसके लिए काम कर रहे हो? इसने फौरन मतलब की बात पर आते हुए सवाल दागा। इसके लिए। मैंने पेट पर कुछ इस अंदाज से हाथ मारा कि वो बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। खैर छोड़ो, मैंने भी कैसी बात पूछ ली। ये बताओ माल कहाँ है? मेरे पहलू में। मैंने इसका फिक्रा मुकम्मल ही ना होने दिया। मिस्टर, इन बातों के लिए मैं तुम्हें बहुत वक्त दूंगी। इसकी आवाज और लहजा यकसर बदल गया। फिल वक्त सिर्फ मतलब की बात करो। मतलब की बात तो ये है कि देवी जी के मुझे सख्त नींद आ रही है और बाकी बातें किसी ख्वाबगाह में। मैंने तमाशबीनों के से अंदाज में कहा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे भी धोखा दोगे जिसने तुम्हारे लिए अपने बास को अपने खून का प्यासा बना लिया है। मिस्टर, वो शख्स जिसे मैंने गाड़ी से उतारा है, चंद मिनट बाद ही वो बास से राब्ता करके इसे सारी रिपोर्ट दे देगा। इसके बाद जानते हो वो मेरा क्या हशर करेगा। मैं लाख इसे मुतमईन करना चाहूँ, लेकिन इसे थोड़ा सा भी शक हो गया तो वो मुझे अजियतें दे देकर कुत्ते की मौत मार डालेगा। तुम्हें इसकी ताकत का सही अंदाजा नहीं है। वो खासी संजीदा नजर आ रही थी। कभी किसी गैर मुल्की के साथ काम किया है? इसने मेरी आंखों में झांका। रेखा देवी, आपके एतमाद का धन्यवाद। ये ठीक है कि मैं लंबी इनाम के वादे और खासा एडवांस कबूल पाने के बाद एक पार्टी के लिए ही काम कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करना कि मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि कुछ और लोग भी इस मामले में मुलव्विस हैं। वो मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन इस्लाहात अब मैं भी कुछ कुछ समझने लगी हूँ। इसकी नामुकम्मल बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक लम्हे के लिए तो सनसनी की लहर दौड़ा दी थी। मैं नहीं समझा, मैंने अनजान बनना चाहा। खैर छोड़ो मिस्टर, इन बातों में क्या रखा है, अपने धंधे में सब चलता है। इसने गोल मोल सा जवाब देकर बज़ाहिर मुझे मुतमईन कर दिया, लेकिन एक खांस सी मेरे जहन में अटक कर रह गई। मैंने सोचा अगर इसे मेरे मुतालिक जरा सा भी शक है कि मैं इंडियन शहरी होने के बावजूद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे ब्लैकमेल करने की पोजीशन में थी। रेखा जी, मेरी आवाज खासी रोमांटिक किस्म की हो रही है। ये ठीक है कि दौलत मेरी कमजोरी है, मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ। एक पार्टी ने मुझे खुद ही अप्रोच किया था। इसने बताया था कि ये किसी बड़े बिजनेस एग्रीमेंट से मुताल्लिक मालूमात हैं जिनकी इन्हें भी दूसरी पार्टियों की तरह जरूरत है। मेरी इत्तलात के मुताबिक वो नेपाली शख्स भी तो कोई बहुत बड़ा ठेकेदार था जो खुद इस चक्कर में था। मैंने बेचारी श्रद्धा के जरिए इस तक रसाई हासिल की। इसके जरिए इन्हें बेहोशी की दवा शराब में मिलाकर पिलाई, लेकिन माल तक पहुंचने से पहले कोई और जो तुम्हारी तरह इसके चक्कर में था मेरी मेहनत पर हाथ साफ करके निकल गया। मुझे तो इन कमबख्तों ने ये तक नहीं बताया कि दूसरी भी कोई पार्टी इस नेपाली के अलावा इसके चक्कर में है, वरना तुम जानो मैं इन लोगों का भी बंदोबस्त करके वहां पहुंचता। जब मैं नेपाली तक पहुंचा तो वहां 2 लाशों ने मेरा खैर मकदम किया और मैं किसी मुमकिना हंगामे की जद में आने से बचने के लिए जान बचाकर दौड़ पड़ा कि तुम्हारे हत्थे चढ़ गया। खैर मेरी तरफ से सब कुछ जाए जहन्नम में। अपन को एडवांस ही इतना मिल गया है कि अब 6 माह तक कोई धंधा करने की जरूरत ही नहीं रही। मैंने अपना बयान खत्म किया। हम लोग एक खासी कुशादा सड़क पर सफर कर रहे थे। यहाँ इक्का दुक्का कारें ही हमारे करीब से कभी कभी गुजर रही थी। मेरी बात के खात्मे पर इसने मेरी तरफ गैर यकीनी कैसे अंदाज में देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर फैली बेनियाजी और मासूमियत ने शायद इसे अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया था। फिर भी वो इतनी जल्दी हार कैसे मानती? तुम्हें यकीन है कि तुम सच बोल रहे हो? इसने अचानक मेरी तरफ पलट कर पूछा। बड़ा जबरदस्त
नफसियाती हरबा आजमाया था कमबख्त। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने की ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं रेखा देवी। हालात से निपटने की हिम्मत मुझ में है। फिर भी तुमने मेरी गर्दन पर कोई तलवार तो रखी नहीं हुई, ना ही मैं कोई ऐसा गया गुजरा मर्द हूँ जो तुम मुझे अगवा कर ले जा रही हो। फिर मेरे झूठ बोलने का मकसद, मैंने बज़ाहिर इसे लाजवाब करने की कोशिश की थी। मिस्टर, अगर बात सिर्फ दौलत की ही है तो तुम्हें मेरे साथ सौदाबाजी करने में क्या एतराज है? आधा घंटे के नोटिस पर मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम मुहैया कर सकती हूँ। अगर धोखा देना मकसूद हो तो मैं अपने साथी को उतार कर इस तरह ख्वामखा अपनी मौत को दावत न दे। वो बार बार अपना ये एहसान जतला कर मेरी मर्दानगी को ललकार रही थी, या फिर ये भी मुमकिन था कि ये भी इन लोगों की कोई स्कीम का हिस्सा हो। मुमकिन है उन्होंने यही तरीका ज्यादा बेहतर जाना हो। इस ख्याल के जहन में आते ही मैं चौकस हो गया। अगर ये बात मुमकिन थी तो इसके साथी यकीनन हमारे इर्द गिर्द मौजूद थे और हम पर कड़ी नजर रखे हुए थे, क्योंकि मेरे फरार का खतरा इनके सामने बहरहाल था।